नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। हमने पिछले सप्ताह हिंदी शिक्षण पार्ट फर्स्ट पर अपनी चर्चा की थी। अब क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये घोषणा की है कि शायद सितंबर में ही परीक्षाएं होंगी और सितंबर में ही परीक्षा होती हैं, तो हमारे लिए ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारी प्रॉपर क्लासें नहीं हो पाई हैं। तो हम एक कोशिश करते हैं कि हम घर बैठे भी अपनी तैयारी को थोड़ा सुचारू रख सकें। तो आज शिक्षण विधि की ही ओर अपन वार्ता करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड में। आज का प्रकरण भी अपना रहेगा भाषा की शिक्षण विधि। आज का अपना कार्य स्टार्ट हो, वार्ता प्रारंभ हो, उससे पहले अपने एक प्रश्न से अपनी एक भूमिका बनाते हैं। अपना प्रश्न है, किस भाषा शिक्षण पद्धति द्वारा भाषा का अध्यापन कराने हेतु एक साथ दो भाषाओं का प्रयोग एक ही वाक्य में कर लिया जाता है, जिससे विशेष भाषा भी मातृभाषावत लक्षित होने लगती है। वो विकल्प हैं द्विभाषा पद्धति, व्यतिरेक पद्धति, समवाय पद्धति या प्रत्यक्ष पद्धति। इसका सही उत्तर है द्विभाषा पद्धति। अब द्विभाषा पद्धति क्या होती है, इसी के बारे में हम वार्ता करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा, पहली विधि रहेगी द्विभाषा पद्धति। देखिए, द्विभाषा पद्धति का प्रयोग विशेषकर द्वितीय भाषा के अध्यापन हेतु किया जाता है। यानी जो मातृभाषा होती है के आधार पर जब हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए द्विभाषा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक बालक एक भाषा सदैव और सदैव जानता है और वह होती है उसकी मातृभाषा, क्योंकि उस भाषा को उसने जन्म से सुना है, सीखा है और वह उसी का प्रयोग करता है। लेकिन क्योंकि हमारे विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र लागू है, यानी प्रथम भाषा के रूप में हम हिंदी पढ़ते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में हम अंग्रेजी पढ़ते हैं और तृतीय भाषा के रूप में, विशेषकर हम राजस्थान की बात करें तो संस्कृत को पढ़ा जाता है। तो जो द्वितीय या तृतीय भाषा शिक्षण है, यानी कि संस्कृत और हिंदी, इसके लिए विशेषकर द्विभाषा पद्धति का प्रयोग होता है। लेकिन जिन स्थानों पर हिंदी मातृभाषा नहीं है, वहाँ पर हिंदी को भी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। तो इसका प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में अध्यापन करने हेतु किया जाता है। विशेषकर विदेशी भाषा की बात करें तो जैसे अंग्रेजी हमारे देश में विशेष रूप से पढ़ाई जाती है, तो इसके लिए इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अर्थात द्वितीय व तृतीय भाषा शिक्षण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें दो भाषाओं का एक साथ प्रयोग होता है, यानी एक ही वाक्य में दो भाषाओं का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे भी एक ही वाक्य में दो भाषाएं कैसे? तो देखिए, आजकल हम हिंदी में जो वाक्य बोलते हैं उनमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि अंग्रेजी या उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मैं आज मैंगो लाया था। अब मैं आज मैंगो लाया था, इस वाक्य में एक शब्द विशेष मैंगो यानी आम का मैंने प्रयोग किया। अब यदि किसी बच्चे को मैंगो के बारे में नहीं पता है तो उसमें एक भाव पैदा होगा कि क्या लाया गया है। वो उसे देखेगा और देखेगा तो उसे पता चलेगा ये तो आम है। तब उसके दिमाग में बात पनपेगी कि आम को मैंगो भी कहते हैं। तो इस तरह से एक ही वाक्य में जब दो भाषाओं का एक साथ प्रयोग हो जाता है तो उसे द्विभाषा पद्धति
कहा जाता है। और यदि अपन आगे बात करें तो इसमें मातृभाषा के साथ साथ स्वतः ही अन्य भाषा की जानकारी बढ़ जाती है। यानी हमें कोई अनुवाद करके नहीं बताना होता, बच्चे को ज़बरदस्ती रटवाने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जैसे पहले हमें अंग्रेजी या संस्कृत पढ़ाते समय उसके मीनिंग्स रटवाए जाते थे और हमें मजबूरन उस भाषा को सीखना होता था, वैसी कोई बात नहीं है। इसमें बच्चा स्वतः जानने की कोशिश करता है और मातृभाषा के साथ उसे जोड़कर स्वयं ही अन्य भाषा की अपनी जानकारी को बढ़ा लेता है। इस विधि का सिद्धांत यह है कि इसके द्वारा बालक प्रत्यक्षीकरण के साथ भाषा को सीखता है। अब आप कहेंगे कि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा कैसे सीखता है, यानी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जिन शब्दों का भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, जिन वस्तुओं के लिए, उन वस्तुओं के साथ साथ ही उसके अर्थ को वह जोड़ता है। जैसे अभी मैंने बोला था कि मैं बाजार से मैंगो लाया हूँ। बच्चे को नहीं पता कि मैंगो क्या होता है, किंतु जब उसके सामने वो वस्तु रखी जाती हैं, जब वो उसे खाता है तो उसके दिमाग में आता है कि मैंगो लाने के लिए कहा गया था, ये तो मैंगो नहीं आम है। और फिर बार बार उसी शब्द को वह मैंगो 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 के रूप में बोलेगा, तो निश्चित तौर पर वह आम को स्वयं भी मैंगो कहने लगेगा। यानी आज जितनी भाषाएं या जो भी भाषा वर्तमान समय में हम बोलते हैं, उसका कारण यही है कि हम प्रत्यक्ष वस्तु देखकर उसका नामकरण करते हैं। तो इस विधि में भी रटने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु प्रत्यक्ष वस्तु के साथ उस शब्द को जोड़ा जाता है और प्रत्यक्ष वस्तु के साथ उस शब्द को जोड़ा जाने के कारण ही इस विधि में रटने जैसी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यही इसका सिद्धांत है कि इसमें बालक प्रत्यक्षीकरण के साथ भाषा को सीखता है। इसका प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों के लिए किया जा सकता है जिनका प्रयोग बोलचाल में आसानी से किया जा सकता हो। यानी आप किसी भी भाषा के उन शब्दों को नहीं सिखा सकते जिनका आसानी से बोलचाल में प्रयोग नहीं किया जा सकता, या आप ये कहें कि उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं करवाया जा सकता। यदि कोई कठिनतम शब्द है, यदि उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं करवाया जा सकता है, तो आप इस पद्धति के माध्यम से उस भाषा के उन शब्दों को नहीं सिखा सकते। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना इसी बात का होता है कि इसका प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों के लिए किया जा सकता है जिनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में यानी मातृभाषा के रूप में आसानी से किया जा सकता हो। जैसे मैं कहूँ कि माँ ने कहा लाल टोमेटो लाओ। अब मैंने एक वाक्य लिखा है कि माँ ने कहा लाल टोमेटो लाओ, तो टोमेटो क्या होता है बच्चे को नहीं पता। माँ फिर कहेगी अरे रेड टमाटर लाओ, तो वो ऊपर वाले शब्द को जिसमें टोमेटो कहा गया था, फिर दूसरा वाक्य बोला गया कि रेड टमाटर लाओ, तो जो टोमेटो है यदि बच्चा नहीं भी ला पाएगा तो कोई दूसरा ले आएगा, या माँ उठकर यदि उस टमाटर को लेकर आती है कहेगी तेरे को दिखाई नहीं दे रहा था ये, तो बच्चा सोचेगा ये टमाटर था, टोमेटो क्यों कहा। और फिर धीरे 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 टमाटर और टोमेटो का समरूपीकरण हो जाएगा, यानी उसका प्रत्यक्षीकरण बालक कर लेगा। फिर वह टमाटर को टोमेटो भी बोलने लगेगा। और पुनः वही बात हो रहा हूँ कि इसमें बालक को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी टोमेटो को सीखने के लिए बच्चे को रटना नहीं पड़ा, उसकी कॉपी में मीनिंग्स लिखकर याद करना के लिए जो अध्यापक द्वारा कहा जाता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह स्वतः ही सीख गया। या मैं कहूँ रेड टमाटर लाओ, ग्रीन टमाटर लाओ, तो रेड टमाटर, ग्रीन टमाटर या रेड टोमेटो, ग्रीन टोमेटो, इस तरह के शब्दों का यदि प्रयोग किया जाता है तो धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि रेड क्या होता है या ग्रीन क्या होता है।
तो पुनः बोल रहा हूं कि इसमें मूल आधार हमेशा क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी वस्तु को प्रत्यक्ष देख कर के ही वह हमेशा सीखता है। यह मैंगो मीठा है, इसे खा लो। वही बात मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंगो शब्द का यदि प्रयोग करके बच्चे को खाने के लिए कहा जाए तो वो समझ जाएगा कि मैंगो क्या होता है। हो सकता है कि पहली बार जब मैंगो बोला गया हो तो बच्चे के दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि मैंगो क्या होता है, लेकिन जब खा लिया तो उसे समझ में आ गया कि मैंगो क्या है। अब है स्वीट आम है, इसे खाओ। तो जो स्वीट शब्द है धीरे 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 वह भी उसके समझ में आने लगेगा। तो इसमें छात्र प्रत्यक्ष वस्तु के आधार पर ही भाषा शब्दों को ग्रहण करता है। कहने का मेरा मतलब यही है कि प्रत्यक्षीकरण इस शिक्षण विधि का एक अनिवार्य अंग होता है। जैसे मैं कह दूं कि आज मैं बस में बैठकर आया था, के अलावा यदि मैं बच्चों को ये कहूं कि मैं आज राजकीय चौपहिया वाहन में बैठकर आया हूं, तो बच्चे के दिमाग में एक बार ये आएगा कि राजकीय चौपहिया वाहन क्या होता है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण के रूप में हम बस को जानते हैं। अब राजकीय चौपहिया वाहन यदि मैंने बोल दिया तो फिर वो उसके बारे में पूछेगा, और अंततः जब उसकी कोई फ़ोटो दिखाई जाती है या उस बस को साक्षात दिखाया जाता है तो वह उसे सीख जाएगा। यानी ज़रूरी नहीं होता कि हम केवल इंग्लिश ही सिखाएं, हिंदी में ऐसे शब्दों का यदि प्रयोग हम बच्चे के सामने करते हैं तो भी वह उन्हें सीख जाते हैं। यानी प्रत्यक्षीकरण द्वारा इस विधि से आसानी से सिखाया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उच्च स्तर पर हम एक एक शब्द को इस तरह से नहीं सिखा सकते, क्योंकि समय अधिक लगता है। तो इसका प्रयोग हमेशा प्राथमिक स्तर पर ही होता है, उच्च स्तर पर यह प्रभावशाली नहीं होती। अगली यदि बात करें तो भाषा के व्याकरण को या संपूर्ण भाषा के स्तर को हम इस विधि द्वारा नहीं पढ़ा सकते, यानी संपूर्ण भाषा इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाई जा सकती। इसमें छात्र को रटने हेतु बाध्य नहीं किया जाता है, यानी छात्र जबरदस्ती रटे ये आवश्यक नहीं है। वर्तमान हिंदी भाषा में जो अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग बढ़ा है, प्रचलन बढ़ा है, वो इसी रूप में बढ़ा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहले हम जब ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे तो बूट बोलते थे, यानी हम जूते, बूट या शूज की जो बात करते हैं तो पहले बूट बोलते थे, उससे पहले जूती बोला जाता था। और जूती भी परिवर्तित रूप है यूती का, यानी संस्कृत में यूती थी, धीरे धीरे हिंदी में जूती बनी। फिर पुर्तगाली भाषा के कारण, प्रभाव के कारण उसे बूट कहा जाने लगा, क्योंकि बूट शब्द है जो पुर्तगाली भाषा का है। फिर धीरे धीरे इसे शूज कहा जाने लगा, जो अंग्रेजी भाषा का प्रभाव है। अब बच्चे को यदि अपन जूती बोलते हैं कि बेटा जूती पहन के आ, वो नहीं समझेगा कि क्या बोला गया है। वो शूज़ यदि पहनने की बात करेंगे तो सारे समझ जाएंगे कि शूज़ क्या होते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्षीकरण के रूप में एक सामान्य हो गया। तो वर्तमान हिंदी में जितने अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग बढ़ा है वो इसी प्रकार से बढ़ा है। जहाँ विद्यालय शब्द था, पाठशाला शब्द था, अब वो स्कूल बन चुका है। स्कूल वस्तुतः इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम जानते हैं कि पाठशाला यदि शब्द बच्चे के सामने बोला जाए कि बच्चा पाठशाला जाके आ, वो नहीं समझेगा कि कहाँ जाके आना है। लेकिन आप ये कह दे बच्चा स्कूल जाके आ, वो समझ जाएगा। तो वो प्रत्यक्षीकरण के रूप में बढ़ चुका है। अब है अपना अगला प्रश्न, और इसी प्रश्न पे अपनी अगली शिक्षण विधि निर्भर करेगी। प्रश्न है, किस विधि में छात्र विषय वस्तु द्वारा पठन, रचना अभ्यास व वार्तालाप द्वारा स्वतः ही व्याकरण का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये अपना अगला प्रश्न है कि किस विधि में छात्र विषय वस्तु द्वारा पठन, रचना अभ्यास व वार्तालाप द्वारा स्वतः ही व्याकरण का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। विकल्प हैं अपने पास, समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि,
पाठ्य पुस्तक विधि या अनुकरण विधि? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, भाषा संसर्ग विधि। अब भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, इसका अपन आगे विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो भाषा संसर्ग विधि, यह विधि वस्तुतः व्याकरण अध्ययन की ही विधि होती है। यानी जिस विधि द्वारा व्याकरण को पढ़ा जा सकता है वो ये विधि है भाषा संसर्ग विधि। इसमें छात्रों को ऐसी रचनाएं अध्ययन करने हेतु दी जाती हैं जिनसे छात्रों को व्याकरण संबंधी ज्ञान स्वतः हो जाता है। यानी कोई ऐसे लेखकों की पुस्तकें जिनमें भाषा उच्च कोटि की होती है, व्याकरणिक त्रुटियां बिल्कुल नहीं होती हैं, इस तरह की पाठ्य रचनाएं या आप ये कहें कि विषय वस्तु जब छात्रों को पढ़ने को या अध्ययन करने को दी जाती हैं तो उसके द्वारा वह व्याकरण संबंधी बहुत सारी त्रुटियां सुधार लेता है। देखिए, हम लेखन में या उच्चारण में जो त्रुटियां करते हैं उसका कारण है हमारा परिवेश। हम उत्कृष्ट या श्रेष्ठ पुस्तकें नहीं पढ़ पाते। नंबर 2, विद्यालयों में हमारी वार्तालाप कर, विशेषकर हमारी जो वार्तालाप आपस में छात्रों में होती है पर विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। यानी हम यदि अशुद्ध बोलते भी हैं तो उसमें कोई सुधार नहीं हो पाता, जिसके कारण ही हम लेखन में त्रुटि करते हैं, हमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हमारी लेखनी अच्छी नहीं है, हमारा लेख सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे शिक्षण में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। यानी लेख का सुंदर नहीं हो पाना हमारी त्रुटिपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि उत्कृष्ट शिक्षा तभी प्राप्त होती है जब हम सुंदर लिखें और बिल्कुल स्पष्ट बोलें और शुद्ध वार्तालाप करें। तो कुछ ऐसी रचनाएं जो श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा लिखित होती हैं, जिनमें व्याकरण संबंधी त्रुटियां नहीं होती, छात्रों को पढ़ने हेतु दी जाती है। या फिर अपन ये कहें कि कक्ष में अध्यापक छात्रों के साथ बिल्कुल शुद्ध भाषा में वार्तालाप करता है। यानी छात्रों के साथ आपस में बातचीत करते समय, संभाषण करते समय सदैव शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, जिससे श्रवण द्वारा, यानी छात्र अपनी श्रवण शक्ति के द्वारा व्याकरणिक शुद्धता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी उसको क्या बोलना है, क्योंकि सब कुछ बोलने पर निर्भर करता है। हम जैसा सुनते हैं हम सदैव वैसा बोलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम जैसा बोलते हैं लिखते भी वैसे ही हैं, क्योंकि हमारी लेखनी हमारी बोलने पर यानी वाचन पर निर्भर करती है और हमारा वाचन हमारे श्रवण पर निर्भर करता है। तो यदि हम छात्रों के साथ कक्ष में शुद्ध भाषा में वार्तालाप करते हैं तो छात्रों में श्रवण कौशल का उचित विकास होगा, और श्रवण कौशल का उचित विकास होगा तो व्याकरणिक शुद्धता का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। इसमें अध्यापक को छात्रों के वाचन व लेखन से संबंधित शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। यानी हम छात्रों को विशेष तौर पर इस रूप में निरीक्षित करें कि वो कैसे बोल रहा है और क्या लिख रहा है। यदि उनके लेखन में और वाचन में हमने शुद्धता बढ़ा दी तो हमें व्याकरण को अलग से सिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, विशेषकर सामान्य व्याकरण को। शब्द शुद्धता, वाक्य शुद्धता, पर्यायवाची शब्द इत्यादि का ज्ञान वो विषय वस्तु के अध्ययन के साथ स्वतः ही हो जाएगा। यानी आप शब्द शुद्धता के लिए उन्हें अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे एक परीक्षा में प्रश्न आया था कि शुद्ध शब्द कौन सा है। अब हम ज़्यादातर बोलते हैं 39, लेकिन शुद्ध होता है 39। यदि हम 39 बोले ही छात्रों के सामने, 39 कभी बोले ही नहीं, हमेशा 39 ही बोलें, तो बच्चा कभी
39 नहीं लिखेगा, वो 39 ही लिखेगा। तो ये फर्क पड़ता है। तो इसमें शब्द शुद्धता, वाक्य शुद्धता, विभिन्न पर्यायवाची शब्द आदि का ज्ञान विषय वस्तु के अध्ययन के साथ स्वतः ही हो जाता है, यानी अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ही जितना हमें बच्चे में वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि सिखानी होती है सिखा देते हैं, क्योंकि उसके बाद यदि आप ये चाहें कि फिर वो सीखे तो संभव नहीं है। आप ये मान के चलिए उसके बाद व्याकरण के नियम पढ़ा करके ही आप सिखा तो सकते हैं, लेकिन जो त्रुटियां उच्चारण में और लेखन में एक बार प्रारंभ हो जाती हैं फिर वो कभी सही नहीं हो पाती, और हो भी पाती हैं तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, यानी आसानी से आप उन त्रुटियों को दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा लाभकारी होती है। उच्च स्तर पर नियमों की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य होता है, अतः इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह व्याकरण शिक्षण की वस्तुतः एक ऐसी विधि होती है जिसमें व्याकरण सिखाया तो जाता है, लेकिन व्याकरण के नियम नहीं बताए जाते, यानी बिना नियम के ही इस विधि द्वारा व्याकरण को सिखाया जाता है। अब उच्च स्तर पे तो हम देखिए नियमबद्ध तरीके से, क्योंकि निगमन विधि द्वारा व्याकरण सिखाते हैं, जिसमें पहले नियम बताने होते हैं और बहुत सारी विषय वस्तु एक साथ प्रस्तुत करनी होती है। लेकिन इस स्तर पे हमें व्याकरण को नियमबद्ध नहीं सिखाना है, बल्कि छात्र में स्वतः ही भाषा के प्रति शुद्धता का ज्ञान को बढ़ाना होता है। इस विधि द्वारा विशेष व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी आप सामान्य स्तर पर ही इस व्याकरण के बारे में छात्र को बता सकते हैं, लेकिन व्याकरण का कोई विशेष ज्ञान नहीं करा सकते, यानी संधि, समास जैसे टॉपिक्स को नहीं पढ़ाया जा सकता, बल्कि जो सरल व्याकरण है, शुद्ध कैसे लिखा जाता है, शुद्ध कैसे बोला जाता है, को ही सिखा सकते हैं। वस्तुतः व्याकरण की परिभाषा भी यही है कि वह साधन जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं व्याकरण कहलाता है। तो संधि या समास को तो बहुत उच्च स्तर के लिए पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यदि हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो शुद्धता का ज्ञान रखना ही वस्तुतः व्याकरण है, क्योंकि व्याकरण का मतलब होता है शिक्षानुशासन। पतंजलि की भी भाषा है शिक्षानुशासनम एवं व्याकरणम स्मृतम, शिक्षानुशासन ही व्याकरण कहलाता है। और शिक्षानुशासन का मतलब हो गया शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना। तो ये सामान्य स्थितियाँ हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों के साथ कर सकते हैं। इस विधि में नियम की जानकारी नहीं दी जाती है, अपितु बच्चा स्वतः ही विषय वस्तु के साथ सीखता है। यही थी अपनी कौन सी विधि? भाषा संसर्ग विधि। अब हम अगले टॉपिक में पुनः कुछ आगे की और शिक्षण विधियों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।